आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी की परेशानियों और जद्दोजहद से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो बस आगे आगे और आगे बढ़ते रहे और अपने हम असरों और आने वाली नई नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की। आपका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से गांव इस्लाम नगर से है, लेकिन आंखों में ख्वाब सजाए आप सीधे मुंबई पहुंच गए। आइए खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं डायरेक्टर शाहिद कबीर साहब का। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया। आदाब। अच्छा शाहिद साहब, आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुए, इस्लाम नगर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर आपकी इब्तदाई तालीम वहीं से हुई। तो ये स्कूल ही तालीम थी या मदरसा वगैरह का भी रुख आपने किया था? उस वक्त स्कूल्स में बहुत कम बच्चे जाते थे और वहाँ ख़ास तौर से हमारी फैमिली में भी उतना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से शुरुआत ही हुई थी। जी तो मैं पता नहीं कैसे, मतलब वो माँ बाप का कहना था, हालांकि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो दीनी तालीम में माहिर थे। जैसे मेरी माँ है, वो घर घर जो वो बच्चों को बुला बुला के पढ़ाती थी। जी जी तो वो कहीं ना कहीं उनके जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, खूबी हैं, वो मेरे अंदर आई और मुझे भी पढ़ने का शौक़ हुआ। और हमारे मोहल्ले में जी इस्लाम नगर में एक मस्जिद में एक हाफिज साहब थे जो ब्लाइंड थे। जी जी बहुत ही कमाल के मतलब टीचर थे। जी वो सब बच्चों को पढ़ाते थे बुला बुला के, और उनकी खास बात ये थी कि पूरे मोहल्ले में वो मशहूर थे। वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी पूरे गांव का राउंड लगाना, बच्चों को लेके आना, उन्हें पढ़ाना उनका शौक था। उनके साथ मेरी शुरुआत हुई है और वहाँ से मतलब हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के मस्जिद है और वहीं वो अपने घर में ही सबको तालीम देते थे और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और तो फिर वहाँ से पढ़ने का शौक हुआ। जी और पता नहीं कैसे, शायद मेरी माँ की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आप में मतलब आपकी सलाहियत जो है वो माँ बाप से भी आती है बेशक एक हद बेशक। तक। तो मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। नॉर्मली ऐसा बच्चों को होता नहीं, लेकिन मेरी हॉबी ये थी कि मैं टाइम से पहले पहुंचना और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाना और कभी ना कहलवाना। और फिर वहाँ हमने पढ़ते हुए फिर कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि उनका इंतकाल हो गया हाफिज साहब का। ओहो और फिर मैं वहाँ से, चूँकि मेरे जो वालिद हैं वो कहीं न कहीं तबलीग जमात से भी जुड़े हुए थे। जी तो वो और उनका एक कारोबार था, वो नॉर्मली बाहर जाते थे, जी ये बैल वगैरह खरीदते थे, वहाँ से गाड़ी भर के लेके आते थे। जी जी तो वो बाहर का जो उनका एक्सपोज़र था, वो भी कहीं न कहीं कामयाब एक तरह से हमारे लिए रहा कि वो शायद दुनिया देखी तो उन्हें समझ में आया कि जी तालीम ज़रूरी है। जी तो मेरे ख़्याल से हम 7 बहन भाई हैं और मैं उनमें सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा कह सकते हैं आप मुझे। जी जी बाकी भी हैं, लेकिन और मेरे ख़्याल से मैं गाँव का पहला एक तरह से मतलब एमए जिसने किया हो। जी और भी हैं, बाकी बाद में फिर बहुत हुए। तो इस तरह से मदरसे से वहाँ से शुरुआत हुई और फिर क्योंकि पढ़ाई में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी और बहुत इंटरेक्शन था, जी तो टीचर्स भी अच्छा कहते थे। फिर कुरान शरीफ पूरा कर लिया। जी थोड़ा बहुत उर्दू हल्का-फुल्का पढ़ना आता था, बहुत ज़्यादा नहीं। जी तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने तय किया कि हमारे गाँव से 2-3 गाँव छोड़कर एक नया गाँव है, वहाँ वो थोड़ा-सा एडवांस है, जी खेड़ा अफ़गान। जी वहाँ भी तालिमुल कुरान के नाम से एक मदरसा है, तो वहाँ मेरा जो है दाखिला करा दिया गया जी और वहाँ फिर मैंने हिफ्ज़ किया। और यकीन मानिए उस टाइम में मैंने मतलब मेरे ख़्याल से 1 सवा साल में पूरा कुरान जो है हिफ्ज़ कर लिया। माशाल्लाह। जी हाँ, और फिर वहाँ से ये सिलसिला ऐसे चलता रहा और फिर वहाँ एक ग्रुप बन गया दोस्तों का, जिसमें बहुत सारे दोस्त थे, इरशाद भाई, अब्दुल खालिक, अब्दुल्ला और बहुत सारे दोस्त थे। और हम लोगों का एक जैसे होता है ना एक कॉम्पिटिशन, जी 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 एक ज़ाकिर भाई थे उनसे कि उस कॉम्पिटिशन में ये हुआ कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की लालसा में वो कुरान जल्दी हिफ्ज़ कर लिया और बहुत कम उम्र में। मेरे ख़्याल माशाल्लाह। से 7-8 9 साल का रहा होऊँगा मैं जी जी और कुरान हिफ्ज़ हो गया। लेकिन हम वहाँ एक चीज़ और शुरुआत हुई कि तब तक मदरसे में एक पीरियड हिंदी का होता था। मतलब जी एक टीचर हिंदी, इंग्लिश के लिए रखे जाते थे। जी तो मेरा एक साथी अब्दुल खालिक वो वहाँ जाता था। तो मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ा, भई आप कहाँ जाते हो? तो उसने बताया ऐसे-ऐसे 1 घंटा जो है वो हमें मास्टर जी पढ़ाते हैं। जी तो मैंने कहा यार मेरा भी वो फिर उन्होंने पता नहीं कैसे करके ₹500 उस वक़्त में लगते थे और मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया और वहाँ से 5वीं जो है वो कुरान शरीफ पढ़ने के साथ-साथ में 5वीं पूरी कर ली। जी फिर हमारे जो क्योंकि वहाँ वो गाँव जो है खेड़ा अफ़गान, वो मेरी बहनों की शादी भी हुई हुई थी। दरअसल मैं बहनों के पास ही ज़्यादातर रहता था।
उन्होंने बहुत मदद की। और जी फिर वहाँ से ये हुआ कि भाई अब इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है तो इन्हें मौलवी बनाना चाहिए। जी उस सिलसिले को लेके हम सहारनपुर आए। सहारनपुर में मदरसा जो है वो वहाँ एडमिशन तो हो गया, जी लेकिन मज़ाहिर उलूम नाम का बहुत बड़ा मदरसा है। काफ़ी बच्चे बाहर के वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए सहारनपुर में, जी जी। लेकिन वहाँ हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा। तब हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं जो रिश्ते में चचा लगते हैं और बाद में जी। फिर वो बहुत अहम साबित हुए मेरे लिए, सरदार। उनकी फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक हुआ और फिर वहाँ हम रहने लगे और उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह एक तरह से परवरिश की, पाला, पढ़ाई की। वो क्योंकि कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और वो ड्रामे करना और वो सब कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जी जी जी। तो उन्होंने हमें मना तो कभी नहीं किया, सपोर्ट तो बहुत किया, लेकिन ये कहा बेटा ये तो सब ठीक है, तुमने हिफ्ज़ कर लिया और शायद मौलवी भी हो जाओगे तुम। लेकिन ज़िंदगी में करना क्या? हम्म। क्या कहीं इमामत करनी है, किसी मदरसे में मुदर्रिस होना है, ज़िंदगी में क्या करना है? हम्म। और वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी दिलचस्पी जो है ना वो थिएटर और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़। और तभी इत्तेफ़ाक ये हुआ कि वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, जी उसकी एक वर्कशॉप है थिएटर की बच्चों के लिए, जी जी 1993 की बात। जी और पहली मर्तबा मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। जी। अब मैं मदरसे भी जाता था उधर, ये अपना एक टीचर इंग्लिश के लिए उन्होंने हायर कर दिया मुझे, वहाँ भी पढ़ता था ट्यूशन और साथ-साथ में ये अपना थिएटर की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई। जी तो इसमें हालाँकि मुझे डर था कि शायद मेरे जो पेरेंट्स हैं क्योंकि वो बहुत मज़हबी हैं, जी। तो मना करेंगे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ये मतलब ये कमाल की वो तबलीग जमात में वरना होते हुए आमतौर पर भी जिस वहाँ। तरह का बैकग्राउंड आपका है कि जी, मदरसा जी। और कुरान हिफ्ज़ करना और फिर थिएटर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कम से कम इस्लामिक घरानों में तो बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल। बल्कि ये होता था कि हमारे जो आस-पास के हमारे रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं या जो आस-पड़ोस हैं, उनको बड़ा ख़राब लगता था हमारा ये सब करना। जी लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, बल्कि हमारे फ़ादर जो है ना वो बहुत सपोर्टिव। वो कहते थे, मुझे अभी तक याद है कि बेटा हमारी ज़िंदगी तो गुज़र गई जैसे गुज़रनी थी, थोड़ी और गुज़र जाएगी। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें कैसे गुज़ारनी ये तुम खुद अपने आप डिसाइड कर लो। जी ये जी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वाकई अक्सर बड़ी एक बात आदमी थी, बोलता है, वाकई बड़ी बात थी। भाई तो अभी बहुत। जी जी, इब्तदाई तालीम जी, आपकी जी। सहारनपुर में हुई और आपने मदरसा बैकग्राउंड आपका था और आपने कुरान भी हिफ्ज़ किया माशाल्लाह, लेकिन साथ साथ जी, थिएटर की जी। बुनियाद भी वहीं आपकी पड़ गई। फिर आपने वहीं दिल्ली जी। का रुख किया, जामिया मिलिया इस्लामिया का रुख किया। हाँ, उससे पहले लेकिन मेरी थिएटर करते-करते फिर मैंने वहाँ पे स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी जो शादियों में आपने अक्सर देखा होगा, पहले वीएचएस पे शूट होता था। जी 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 वो लाइटें-वाइटें पकड़ के हम घूमते थे। वो सीखने का एक जो जज़्बा था उसके लिहाज़ से, और वहाँ स्ट्रीट प्ले करने शुरू किए। जी। प्रोसिनियम थिएटर बहुत ज़ोर-शोर से होने लगा और फिर वहाँ भी एक ग्रुप बन गया बहुत अच्छे खासे 20-22 लोगों का, और बहुत थिएटर किया। और फिर वहाँ से हमने कि भई एक वहीं एक इंटर कॉलेज है, इस्लामिया इंटर कॉलेज। वहाँ पे 8वीं में एडमिशन ले लिया साथ ही साथ। 8वीं पास हो गए, 9वीं में आते-आते क्योंकि बहुत तरफ ज़हन बँट गया था और 10वीं का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ फ़ेल हो गए साहब। अब फ़ेल होना तो मतलब आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक वजह और भी है फ़ेल होने की कि यूपी के ज़्यादातर लोग, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो सब साइंस पढ़ना चाहते हैं। आर्ट और बाकी चीज़ों को वो बहुत ही कम नज़रिए से देखते। जी जी और वहीं फिर हमारी मुलाकात जो है ना, और आपके जो रब्बानी साहब हैं जी और जी भी दूसरे दोस्त, फिर वहाँ हम बजोरिया इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया हमारा, और एक पीपी त्यागी साहब थे, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे और एक अलग तरह का माहौल था। ये सब चलता रहा सिलसिला। फिर जैसे-तैसे 12th पास की और फिर अब जामिया का रुख किया। जामिया आने के बाद जो और है जी, आपने थिएटर की तरफ भी अपना जो आपका शौक़ था उसको मरने नहीं दिया, तालीम भी हासिल करते रहे और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। एजुकेशन स्टूडेंट जब कॉलेज जाता है, कॉलेज पहुंचता है, उसका मकसद होता है कि मुझे ये डिग्री हासिल कर लेनी है, क्लास पास कर लेनी है और आगे फ्यूचर अपना कैरियर बनाना है। तो ग्रेजुएशन आपने जब आके यहाँ पे की, यहाँ के बच्चों से मिले, तो आपको क्या लगा कि मैं एक नए माहौल में आया हूँ और मुझे नए माहौल में आके जामिया मिलिया इस्लामिया का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी है जो बहुत मतलब उसको समझा जाता है, उसका रिटन टेस्ट निकालना या उसमें एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है। अक्सर शाहरुख खान साहब का भी नाम जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन से जोड़ा जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया आने के बाद का आपका सफ़र कैसा रहा? यहाँ क्या क्या किया आपने और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया?
जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं सहारनपुर रह रहा था तो वहाँ सरदार साहब ने एक तरह से मेरी गाइडेंस में मतलब मुझे गाइड किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोज़र दिया। जी, और क्योंकि वो बहुत अपने आप में एक शायर भी थे जी, और वो पढ़ना लिखना उनकी हॉबी में था। मैंने देखा उनको मतलब 4-4 5-5 घंटे किताबें पढ़ते हुए जी, जी। लगातार। तो उनका एक्सपोज़र इतना अच्छा था कि वो लेफ्ट, राइट, सेंटर, मज़हब और ये सब चीज़ें वो जो डिस्कशन उनके साथ में होता था, हुँ, तो हम मेंटली और फिज़िकली इतने प्रिपेयर हो गए थे कि फिर तभी हमने डिसाइड उन्होंने कहा कि आप डिसाइड कर लो कौन से फील्ड में जाना है हुँ, और तब उनके कहने से हमने जामिया में एडमिशन लिया और जामिया में हमारा उर्दू ऑनर्स में एडमिशन हो गया। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ वो थिएटर का जो एक जुनून था, जो जज़्बा था, वो रुका नहीं और फिर वहाँ आके महसूस हुआ कि यार कुछ करना चाहिए। अब जी, वहाँ क्योंकि हम इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के साथ तो काम कर ही रहे थे हुँ, और वो थी जेएनयू में। तो फिर जी, हमने वहाँ जामिया का जो थिएटर का अपना डिपार्टमेंट है, शकील खान साहब जी, जी, जिसको पूरी तरह से देखते हैं। पहले तो वो जॉइन किया, फिर वहाँ जॉइन करते-करते हम फिर इप्टा की एक ब्रांच बना ली जी, जामिया में। जी, और फिर वहाँ हमने थिएटर भी किया, स्ट्रीट प्लेज़ भी किए, सेमिनार्स भी किए, डिबेट डिस्कशन भी किए हुँ, और उसके साथ-साथ एक मैगज़ीन भी निकाली, जी, जामिया तहरीक के नाम से। अरे वाह! हालाँकि वहाँ ये सब करते हुए बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली क्योंकि जामिया का अपना एक कल्चर है, एक तहज़ीब है, एक बैकग्राउंड है। जी, अब वो किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन को इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलती है ना, हम वहाँ इप्टा के लिए काम कर रहे थे। सही बात। तो वो थोड़ा-सा कंट्राडिक्शन कहीं न कहीं वो हुआ और वो फिर लेकिन जब हम काम करते रहे लगातार जी, स्टूडेंट्स के साथ में, तो फिर एक बड़ी लंबी एक तादाद में एक तरह से तंज़ीम बन गई जी, और बहुत सारे स्टूडेंट आगे जुड़ने लगे। एक जी, फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करते थे, हुँ, हुँ, वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे या जो उनकी उनकी जो दिलचस्पी थी, उसमें उन्होंने और बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। तो हुँ, कहीं न कहीं ये टीचर्स को और जो वहाँ के प्रोफ़ेसर्स थे, उनको ये अच्छा लगा कि भई चलो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं और आप पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, सही बात। उस लिहाज़ से। जी, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर हमने जब बीए कर लिया, तो ये था कि भई अब इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। थिएटर तो ठीक है, जी, अगर आप जो सोचते हैं, जो आप कहते हैं, जो लिखते हैं, उसको और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर हमें लगा यार सिनेमा इसके लिए एक बड़ा मीडियम हो सकता है। हुँ, 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 वो नज़र में रखते हुए हमने जी, फिर मास कॉम की तैयारी की जामिया के और पहले साल में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत टफ है, बिल्कुल आईएएस वाली तैयारी चाहिए। जी, जी, मतलब आप ये समझिए कि दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसके जहाँ से वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना जो आपका इंडिविजुअल जो आपका सोचना है, जो आपकी सोच है, जी, उन सबको नज़र में रखते हुए कैसे उसको रिप्रेज़ेंट करेंगे। मतलब वो सोशल वर्क में भी, वो आपका मीडिया में भी, फ़िल्मों में भी, जी, जी, पॉलिटिक्स में भी, एनजीओज़ का जो पूरा तरीका है उसमें भी, वो सारी चीज़ों से आपका ओवरव्यू जानना चाहते हैं। और जी, वहाँ एक पूरा कॉम्पिटिशन होता है जिसमें रिटन मेरे ख़्याल से 4-5 घंटे का रिटन होता है। हुँ, वो हुँ, आपने पहले तो फॉर्म भरे जाएँगे तो उसमें वो देखते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, हुँ, एजुकेशन क्या है, जो हुँ, आपने हासिल जो मतलब मान लीजिए आपने बीए किया, एमए किया, कुछ भी किया, उसके अलावा बाकी करिकुलम में क्या करते हैं? हुँ, आप लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं या आप सोशल वर्क करते हैं या आप थिएटर करते हैं या आप कोई और ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिविटी या फाइन आर्ट्स में आता है। अगर वो सब है, तो आपका फॉर्म सिलेक्शन होता है। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो आपका रिटन होता है और रिटन भी सब्जेक्टिव है। मतलब वो जी, जी। 1 मार्क वाला नहीं है। तो उसमें मतलब हर फ़ील्ड से 1 सवाल तो उसपे आपको लिखना पहले साल आपका एडमिशन नहीं हो पाया, दूसरे साल का पहले क्या साल रहा? नहीं हुआ, फिर मैं उर्दू में एडमिशन ले लिया, क्योंकि अब करना तो मास कॉम ही था। जी, जी, तो जी। फिर मैं उर्दू कंप्लीट करने के बाद में फिर एक बार ट्राई किया मास कॉम में, तब मेरा एडमिशन हो गया। मास कम्युनिकेशन मुकम्मल करने के बाद क्योंकि अब आपके पास एक ट्रैक आ चुका था, एक रास्ता आ चुका था जो एक धुंधलाहट थी कि अब मुझे जाना क्या है, करना क्या, वो सारे धूल छट चुकी थी, बादल छट चुके थे, आपको रुख अपना बिल्कुल नज़र आने लगा था, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। जामिया जी। मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन पास करने के बाद आपने दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए मुंबई का रुख किया। तो मेरा जानना आपसे यह है कि जो आपने मुंबई के बारे में सोच रखा था कि मुंबई हुँ, ऐसी हुँ। है, क्या जब आप वहाँ पहुँचे तो मुंबई आपको वैसी ही लगी जैसा आपने सोचा था? और वहाँ जाके आपके ये स्ट्रगल, ज़ाहिर सी बात है जो भी मुंबई जाता है उसको एक बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कहते हैं मुंबई जी। 1-2 बार तो, कम से कम 2 मर्तबा तो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। बार-बार वो कोशिश करनी पड़ती है मुंबई में जमे रहने के लिए। तो आपका इस बारे में हुँ। क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो इमेजिनेशन थी
जी वो ऐसा लगता था कि हमने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है जी। या कुछ अच्छी चीज़ें समझ गए हैं। लेकिन वहाँ रहते रहते मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि मुझे मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ काम करने का मौका मिल गया, जी, फिल्म जिसमें वो डायरेक्टर जो एक है उमराव जान फिल्म के। जी, 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 जी। जी उनको मैंने यहाँ तकरीबन 2 ढाई साल तक असिस्ट किया। जी वो उस वक़्त में उर्दू का नया-नया चैनल शुरू हुआ था दूरदर्शन का। जी उसके लिए एक सीरियल बना रहे थे जो क्लासिकल पोएट्स यानी मीर, गालिब, नज़ीर जी जी। और फिर बढ़ते हुए कैफ़ी तक, वो फ़िक्शन था पूरा। हम्म उनके साथ मुझे एज़ एन फर्स्ट एडी वो काम करने का मौका मिला, वो बहुत अच्छा एक्सपोज़र था। फिर एक फ़िल्म बनाई उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफ़ी जी यूपी गवर्नमेंट के लिए, जी वो करने का मौका मिला। तो उनके साथ एक तालमेल बन गया और अच्छा ये हुआ कि वो शमा ज़ेदी उसको लिख रही थी जो मशहूर हैं जी जी और अतुल तिवारी, दोनों हिस्ट्री के बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। जी जी तो उन लोगों के साथ में काम करने का मौका मिल गया और थोड़ा बहुत बम्बई के बारे में, क्योंकि मुज़फ़्फ़र अली के बेटे शाद अली खुद डायरेक्टर हैं और वो काम कर रहे थे। तो मैंने ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, हालाँकि उन्होंने कहा बेटा टफ़ तो है, मुश्किल है, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। और फिर इस तरह से हम मुंबई आए जामिया ये मास कॉम पास करने के बाद में। जी तो क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट से निकले हुए होते हैं ना, तो एक आपके अंदर एक ये कहना चाहिए कि एक अकड़ भी होती है सही और बात। वो पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। जी जी तो जी बहुत सारे लोगों ने हमें ऑफर भी किया, हमने बहुत सारे काम नहीं किए। वो बाद में एहसास होता है कि शायद ये सही रहता या वो सही रहता। पर ये क्लियर था कि हमें फ़िल्में बनानी है। हम्म अब फ़िल्में बनाने के लिए तो लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि भई फ़िल्में तो पैसे से बनती हैं। हम्म वो टैलेंट वगैरह अच्छी बात है, आपके पास होना चाहिए, वो हुनर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुंबई का तो मामला ही अलग है। जो हम इमेजिन करके आए थे कि हम बिल्कुल एकदम मतलब ये हवाई जहाज़ से या मैं क्या कहते हैं ट्रेन से उतरेंगे और हमें हाथों हाथ ले लिया जाएगा, जैसे बड़े-बड़े डायरेक्टर बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जी जी कुछ जी अलग था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक अच्छी बात ये हुई कि क्योंकि हम पढ़ लिख के आए और सिनेमा को थोड़ा बहुत बेसिक समझते थे, तो जामिया ने जो हमें एक समझ दी थी, हमें कभी उस तरह का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि हमारे पास काम नहीं है या हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम काम करते रहे लगातार। तो मैंने एक तरह से 3 लेवल पे अलग-अलग तरीके से काम किया, क्योंकि मेरा शुरू से ही एनजीओज़ और सोशल वर्क में उनके भी थोड़े को कुछ मीडिया के काम होते थे, वो भी करते रहे। जी फिर हमने यूथ के साथ में बहुत काम किया। मतलब हम वर्कशॉप्स करते थे, थिएटर की भी, और आपका जो एक तरह से जो आप थोड़ा खुल के आ जाएँ, चीज़ें अच्छे से बात करें, आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकें। जी तो स्कूल्स के साथ में हम लोगों ने वो करना शुरू किया। उसमें और कुछ शॉर्ट फ़िल्में बनानी शुरू की। जी वो सब सिलसिला चलता रहा और साथ-साथ लोगों को असिस्ट भी किया, बहुत सारे लोगों को। जैसे हमारे जहाँ पे आप शायद जानते भी हो, राहत काज़मी की एक फ़िल्म आई थी, देख भाई देख, जी जी उसमें भी मैं काम कर रहा था। उसके अलावा ज़िंदगी ऑन द रॉक्स एक और फ़िल्म आई थी, उसमें काम कई फ़िल्मों में लगातार। जी जी अब हम क्या कर रहे थे कि हम मतलब हमने ज़िंदगी को कुछ अलग तरीके से ले रखा था कि ज़िंदगी एक सिरा जो आसमान में टच करता है, जैसे फ़िल्म में हम कहते हैं, और एक सिरा वो जो ज़मीन पे था, जो थिएटर जिसमें पैसा-वैसा बिल्कुल नहीं होता। जी जी दोनों को पकड़ना था। तो हमने कुछ ऐसा किया कि सुबह मुंबई असल में नॉर्मली फ़िल्मी दुनिया में ये होता है कि सेकंड हाफ में जागती है। जी मतलब ये समझिए कि 12 बजे के जागना शुरू करती है। तब जी वो काम-वाम फ़िल्मी काम सारे शाम में ही होते हैं ज़्यादातर। जी शूटिंग अगर है तो वो अलग बात है। जी तो हमने सुबह में थिएटर शुरू किया और बड़े-बड़े शोज़ करने शुरू किए और मैंने ये भी महसूस किया कि चलो हम तो फिर भी पढ़ लिख के आए थे, बहुत सारे बच्चे जो इन्फ्लुएंस होके मुंबई आ जाते। जी जी वो किसी ने कह दिया यार तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, आमिर खान लगते हो। किसी ने कहा यार तुम तो अनिल कपूर लगते हो या शाहरुख जी खान। तो वो उनको लगने लगता है यार हाँ, तो वो है तो मतलब हम खूबसूरत भी हैं, हैंडसम भी परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ उन्हीं को बहुत ज़्यादा आती हैं फिर। एग्ज़ैक्टली। तो हमने देखा जब वो कैमरे के सामने या कहीं काम कर रहे थे असिस्ट करते हुए, तो वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, जी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब व्हेन दे आर ओपन द माउथ, जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो ज़बान ही नहीं आती है, वो चीज़ें ही नहीं आ रही हैं। तब हमने महसूस किया यार और तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड लेके तो नहीं आए। पर ये कर सकते हैं कि एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं और फिर हमने थिएटर ग्रुप यहाँ बनाया और उन सबको कहा जो इस तरह के लोग थे जो सीखना चाहते हैं फ्री, कि भाई जी आप आओ, हम आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे। जी जी एक्टिंग की, चीज़ों की, थिएटर की, कैमरे की, ताकि आप कम से कम उस लेवल पे खड़े हो के बोल तो सको, सही ज़बान तो सीख सको। कि आपके अंदर एक जज्बा शुरू से ही है कि आप सोशल वर्क में हमेशा से रहे हैं। आप खुद कामयाब
पहले से भी थे, सब कुछ जानते थे, ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ा, लेकिन एक बड़ी भीड़ आपने उन लोगों की भी देखी कि जो लोग परेशान हाल हैं, आप चाहते तो अपना काम करते रहते, जो अपना वक्त इधर सर्व कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इस तरह के लोगों की मदद करने में कि उनको एक्टिंग आ जाए, या बस आ गए थे मुंबई, आगे स्ट्रगल करके परेशान कर रहे हैं, चाहते अपने काम में ध्यान देते, लेकिन आपने वही जो एक जुज़ है खिदमत खल्क का या सोशल वर्क का, उसको आपने वहाँ भी कायम रखा। अच्छा शाहिद साहब, आपकी एक बहुत मशहूर फ़िल्म है उन्माद, ये जी, इस जी, फिल्म जी। के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मेरे नाजरीन को आप बताइए फिल्म क्या थी और जो आपने बनाई इस फिल्म को, ये कितने वक्त में पूरी होगी, किसका रेस्पॉन्स क्या रहा? जैसे मैंने कहा कि हम थिएटर कर रहे थे और लोगों को असिस्ट कर रहे थे, तो एक वक्त के बाद मुझे लगा यार कब तक हम दूसरों को असिस्ट करते रहेंगे। और उसमें एक वजह ये भी थी कि आप जो कहानी बनाना चाहते हैं आप वो बना रहे हैं, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं, वो तो तभी पॉसिबल है जब हम इनिशिएटिव लेंगे। जी जी तो हमने एक उस वक्त का माहौल कुछ इस 2010 के आसपास का टाइम था, जी 9-10 का, कि बहुत सारी पॉलिटिकल जो एम्बिशियस हैं वो इस तरह के हो रहे थे कि सोसाइटी एक तरह से कुछ अलग ही मूड में थी, और वहाँ पे मॉब लिंचिंग, लव जिहाद और बहुत सारी इस तरह की सोसाइटी को ब्रेक करने वाली, तोड़ने वाली चीजें हो रही थी। जी उससे हम लोगों को तकलीफ ये थी कि भाई जो आर्टिस्ट है वो जी इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के है और वो अपना काम करना चाहता है, लेकिन काम तभी कर पाएगा ना जब माहौल उसे अच्छा, बेहतर और एक काम करने वाला माहौल मिलेगा। सही बात। अगर वहाँ भी ये राजनीति, सियासत, जी पॉलिटिक्स और ये सब चीजें शामिल हो जाएं, तब उन चीजों को देखते हुए हमने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है उन्माद। जी वो असल में यही थी, कहानी यही है उसकी कि ये सारी चीजें होते हुए जो आम आदमी है उसकी जिंदगी कैसे इफेक्ट होती है। जी आप मॉब लिंचिंग के नाम पे, आप लव जिहाद के नाम पे नौजवानों को, लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं जी और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो खराब चीज है। और ये फिर हम लोगों ने एक तरह से दोस्तों से मिलके, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स या इस तरह की फिल्मों पे जल्दी से कोई पैसा लगाना नहीं चाहता। मुंबई का माहौल इस तरह का है कि जो लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, और जो कॉरपोरेट घराने हैं वो अलग तरीके से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। जी और प्रोजेक्ट बनाने में और फिल्म बनाने में मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क तो है, सही बात। वो है। तो वो सब हुआ और फिर एक उन्माद बनी। और दो फिर पहला चैलेंज तो ये था कि कोई तैयार नहीं था कि फिल्म बनाएंगे कैसे। जी तो क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोगों के हौसला अफजाई की वजह से वो जिद्दी तो हम शुरू से हैं कि यार नहीं करके तो देखेंगे जी जी जब आए। और फिर वो जिद में फिल्म बनी, बहुत सारे लोगों को लेके, थिएटर आर्टिस्ट को, जिसमें कुछ दिल्ली के आर्टिस्ट थे, कुछ मुंबई के थे, और हमने उसको ज्यादातर सहारनपुर अपने शहर यानी अपने इलाके में जाके शूट किया, ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में हो और थोड़ी हमें मदद में मिल जाए अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, ताकि चीजें आसान हो। जी 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 तो फिर ये थोड़ा बहुत जी जी ये जी फिल्म आपने बनी, कितने बजट की फिल्म थी, रेस्पॉन्स कैसा रहा? हाँ, ये हमारे अंडर 1 CR की फिल्म थी जी और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने जब फिल्म बना ली उसके बाद जब उसकी अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा पहलू ये होता है कि फिल्म तो आपने बना ली, लेकिन फिल्म बनाने के बाद में रिलीज करके दिखाइए साहब, तब तक ये OTT वगैरह नहीं आए थे, जी 2010 जी में जी आने शुरू हुए थे। जी नेटफ्लिक्स थोड़ा बहुत आया था, उसके अलावा बाकी कोई भी नहीं था। जी टीवी पे काम होता था या फिल्मों में या फिर सिनेमा हॉल में। जी जी तब हमने फिर जैसे तैसे करके ऐसे ही दोस्तों की मदद से, लोगों की मदद से, फैमिली की मदद से, और जैसा मैंने कहा कि वो सरदार साहब बहुत गाइड करते थे, क्योंकि उनका वास्ट नॉलेज का पूरा एक दायरा था, जी जी उन्होंने भी गाइड किया। और फिर हमने इसको रिलीज किया फिल्म जी 2010 में, जी 10 अगस्त को ये फिल्म हमारी रिलीज हुई बहुत बहुत और अच्छा अच्छा रहा, रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि आपने हाँ क्योंकि इस फिल्म के बारे में भी जानता हूँ और मैंने सुना भी है और देखी भी है इस जी फिल्म को, पूरी तो नहीं देखी। ये सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा ज़मीनी सब्जेक्ट उठाया। इस तरह की फिल्में जाहिर सी बात है जो खासकर फाइनेंसर्स होते हैं वो बहुत सोचते समझते हैं कि पैसा लगाया जाए ना लगाया जाए। अभी आपने नेटफ्लिक्स की बात की थी, मेरा एक मुख्तसर में आपसे जवाब चाहूँगा क्योंकि आगे हमें प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ना है। थिएटर्स पर, सिनेमा घर्स पर OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद कितना असर पड़ता है, क्या लगता है आपको? जैसे कभी अखबार हुआ करता था, बाद में फिर रेडियो छा गया, रेडियो के बाद टीवी, और टीवी के साथ साथ आज की तारीख में जो है ये सोशल मीडिया। तो थिएटर जो है, जो सिनेमा है हमारा, वो OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से क्या उस पर कहीं कोई असर पड़ेगा? नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग मानना है। OTT की वजह से फर्क पड़ा है, लेकिन सिर्फ OTT की वजह से ही फर्क नहीं पड़ा है। जी लॉकडाउन उसका एक बहुत बड़ा पहलू है,
और लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया है कि घर बैठ के बहुत सारा सिनेमा वर्ल्ड का देखा है, जी जी अलग अलग सब्जेक्ट देखे हैं, जी। तो उनकी समझ में थोड़ा फर्क आया, देखने के अंदाज में फर्क आया, चीजें चूज करने का मौका मिला। जी। ओटीटी से उन्हें ऑप्शन ये मिला कि अब वो स्क्वेप करके दूसरी जगह जा सकते थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा उसे छोड़ के दूसरी चीज दे सकते थे। जी जी लेकिन हमारे जो फिल्म मेकर हैं उन्हें ये भी समझना होगा कि जो चीजें आप पहले दिखा चुके हैं या जिस तरह का मसाला आप परोस रहे थे, जी अब ऑडियंस वो नहीं चाहती, उस किसी और चीज के लिए तैयार है। वो हर तरह की चीजें, हर तरह के एक्सपेरिमेंट, जो हम कहीं ना कहीं खास तौर से इंडस्ट्री वाले डरते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में डरते हैं। जी। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं, लेकिन डर, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। ये मतलब ये कि अब जो हमारे जो जो फिल्म देखने वाले लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई बाहर की फिल्में देख करके, अपनी चीज़ें पुरानी लगने लगी और उसमें वैरायटी उनको नज़र नहीं आई। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आखिर में चलते चलते मैं आपके फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाहूँगा। आगे आपके आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं और उनके सब्जेक्ट क्या हैं, मुख्तसर? अब जैसे मैंने बताया तो उन्माद रिलीज की, उसके बाद में लॉकडाउन के बाद एक फिल्म और शूट की थी जिसका नाम अंजलि है, जो एक बच्ची है जो स्कूल में 10 दिन के लिए रह जाती है। बहुत सारी उसकी रीजन है और वो किस सर्वाइवल कैसे करती है, मोटिवेशनल फिल्म है। उसके बाद फिर एक फिल्म है तीसरी कल्लू गांधी, जो एक बच्चा है दलित जो बड़ा होके अपने आप अनाउंस कर, गांधी ने एक दफा कहा था कि अगर मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तो मैं भंगी के यहाँ पैदा होना चाहूंगा। जी। वो पढ़ पढ़ के इतना इम्प्रेस होता है, वो अनाउंस कर देता है कि मैं गांधी हूँ और मैंने दूसरा जन्म ले लिया। सोसाइटी में कंट्राडिक्शन पैदा होते हैं, एक दलित के यहाँ गांधी कैसे पैदा हो सकता है, वो फिल्म है। ये दोनों फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। एक सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट उस पर काम चल रहा है, 4 यार करके, जो मुंबई में स्ट्रगलिंग करने वाले बच्चे और उनकी लाइफ और उनका बैकग्राउंड, किस तरह की चीजें हो रही हैं, उस पे है। वो इंटरेस्टिंग है बहुत। और इसके अलावा एक दो फिल्में हैं परवाज करके, जो अभी मतलब एक लिखी जा रही है, मतलब काम चल रहा है। 100 करोड़ की फिल्में मुख्य हमें अभी नहीं बनानी है, हमें 100 करोड़ के सब्जेक्ट वाली फिल्में बनानी है, बहुत, क्योंकि सब्जेक्ट फिल्मों में बहुत जरूरी है। और अच्छी फिल्में, मतलब अच्छी कहानी लोगों तक पहुंचाना, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और थिएटर तो हम लगातार कर ही रहे हैं। अब आजकल हम कहानियों का रंगमंच जो है, कहानियां ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेमचंद की, मंटो की, ताकि वो जो हमारा एक विरासत है, हमारा जो लिटरेचर है, वो भी साथ साथ चले। जी 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 सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जी शाहिद साहब, मैंने आपका काम करने का पैटर्न देखा शुरू से अब तक का, चाहे वो उन्माद हो, कल्लू गांधी हो, अंजलि हो, या आपके और भी जो प्रोजेक्ट हैं आप जिन पे आप काम कर रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि हमें 100 करोड़ की फिल्म नहीं बनानी, 100 करोड़ के सब्जेक्ट पे बनानी है। ये आपका एक मुनफरिद अंदाज़ है, आपका एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं कि समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, ज़मीनी जो मुद्दे हैं, उस पे हमें काम करना है ताकि समाज के लिए भलाई भी हो सके। और वही वाली बात है कि आपके अंदर जो है सोशल वर्क कूट कूट के भरा है। शाहिद साहब, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एक मुख्तसर है ये, और अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला मुंबई की इस भागदौड़ में, आपने हमें इतना वक्त दिया, और हम दुआ करेंगे मुंसिफ टीवी की तरफ से आगे आप खूब तरक्की करें, आपकी फिल्में कामयाब हों और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए काम करते रहें। आप हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।